हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा केमिकल्स के बारे में। और यहाँ पे जो वीडियो के कंटेंट हैं वो हमेशा की तरह कुछ इस तरह से होने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी को करेंगे फंडामेंटली एनालाइज, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो का एंटर देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे सेगमेंट वाइज डिस्कस करें तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेसेस 2 सेगमेंट से आते हैं। पहली है बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स और दूसरी है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स के बारे में तो यहाँ पे सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो है सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोल्ट और सीमेंट। तो इन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सोडा ऐश के बारे में। तो सोडा ऐश यूज होता है एज अ इंटरमीडिएट की तरह काफी सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, और ये भी यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली है लाइट कैटेगरी और दूसरी है डेंस कैटेगरी। लाइट कैटेगरी यूज होती है डिटर्जेंट्स में, डाइज में, इंटरमीडिएट्स में और काफी सारे केमिकल्स में। और जो डेंस कैटेगरी है वो यूज होती है कंस्ट्रक्शन में, हाउस होल्ड में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, फार्मा में। तो इन सब चीजों में ये कैटेगरीज यूज होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी इस सेगमेंट में, इस प्रोडक्ट में कंपनी यहाँ पे 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर है और कंपनी के पास 4.3 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। और यहाँ पे कंपनी प्लान कर रही है कि 2022 तक कंपनी यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा फोकस करेगी और ज्यादा बढ़ाएगी। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये मेनली यूज होता है फूड एडिटिव्स में, फार्मा में, डाइज में, टेक्सटाइल्स में। और यहाँ पे कंपनी 6th लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर है और कंपनी के पास 2.3 लाख टन की कैपेसिटी है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये किस किस प्रोडक्ट्स में यूज होता है तो वो है मेडिकार्ब, फार्माकार्ब, सोडाकार्ब। तो इन सभी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3rd प्रोडक्ट के बारे में तो वो है सीमेंट, और इसका तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन में, ब्लॉक्स में, इन सब चीजों में यूज होता है। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स के बारे में ये किस किस प्रोडक्ट्स में यूज होता है तो वो है पीपीटी, मैंसरी सीमेंट। तो इन प्रोडक्ट्स में यूज होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रोडक्ट के बारे में जो कि इस सेगमेंट में है, और वो है सोल्ट। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग में, इंडस्ट्रियल यूज में, उसके अलावा वाइट सॉफ्टनिंग में, तो इन सब चीजों में यूज होता है। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। कंपनी यहाँ पे पहले कंज्यूमर बिजनेस में भी थी, बट यहाँ पे कंपनी ने अपने आप को वहां से कव आउट कर लिया है और कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ गई है टाटा कंज्यूमर के साथ। और कॉन्ट्रैक्ट ये है कि यहाँ पे वो उसे सोल्ट सप्लाई करेगी, और जो टाटा कंज्यूमर है अब वो टाटा सोल्ट जो ब्रांड है उसे मैनेज कर रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरी सेगमेंट के बारे में जो कि है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आ जाती हैं एग्री साइंसेज, न्यूट्रिशनल साइंसेज, मटेरियल साइंसेज और एनर्जी साइंसेज। अभी हम इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्रो साइंसेज के बारे में। एग्रो साइंस यहाँ पे मैनेज करती है रैलिस इंडिया लिमिटेड। रैलिस इंडिया लिमिटेड इनकी एक सब्सिडरी है और ये कंपनी इंडिया में लीडिंग क्रॉप केयर कंपनी है। और यहाँ पे कंपनी जो भी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें यहाँ पे ऑफर करती है, जैसे कि सॉइल कंडीशनर्स और जो केमिकल्स जो यहाँ पे क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, हाइब्रिड सीड्स। तो ये जो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उन्हें कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। दूसरा है न्यूट्रिशनल साइंसेज। इस बिजनेस में कंपनी यहाँ पे एनिमल और ह्यूमन हेल्थ के लिए सॉल्यूशन ऑफर करती है, जो कि यहाँ पे डाइजेशन, हेल्थ और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। यहाँ पे कंपनी काफी सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप कर रही है, उनके साथ पार्टनरशिप कर रही है, ताकि कंपनी यहाँ पे जो स्पेस है इसमें लीड कर सके। तीसरी कैटेगरी है मटेरियल साइंसेज। तो यहाँ पे कंपनी 2 प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। पहली है सिलिका और दूसरी है नैनो जिंक ऑक्साइड। सिलिका की बात करें तो सिलिका एक हाईली वर्सेटाइल प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे टायर इंडस्ट्री में मेनली यूज होता है। उसके अलावा यहाँ पे नॉन टायर एसेंशियल्स में यूज होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, फूड पैकेजिंग में, फुटवेयर्स में, तो इन सब चीजों में यूज होता है। और ये जो बिजनेस है ये भी रिसेंटली मिड 20 में स्टार्ट हुआ था और ये बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे नैनो जिंक ऑक्साइड करंटली यूज हो रहा है कोविड-19 के मास्केस में, जो कि यहाँ पे स्पेशली कोविड-19 के लिए बन रहे हैं। बट ये काफी ज्यादा चीजों में यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हाई हैं। यहाँ पे जो इसकी यूवी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पे इसकी जो एंटी फंगस प्रॉपर्टीज हैं वो काफी अच्छी हैं। 4th कैटेगरी है एनर्जी साइंसेज, और ये इस सेगमेंट की लास्ट कैटेगरी है। तो यहाँ पे कंपनी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है, और लिथियम आयन एक मेन कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो यहाँ पे कंपनी काफी फोकस कर रही है, बट यहाँ पे कंपनी को अभी तक कोई इस सेगमेंट से कोई भी रेवेन्यूज नहीं आते। और कंपनी यहाँ पे जो कंपनी ने जो कैपेक्स करने वाली थी इस प्रोडक्ट के लिए, इस कैटेगरी के लिए, उसे भी डिले कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो ऑटो सेक्टर चल रहा है उसमें स्लो डाउन चल रहा है। अभी हमने सेगमेंट्स को तो डिस्कस कर लिया,
अब हम बात कर लेते हैं उन रेवेन्यूज के बारे में जो कि इन सेगमेंट से आते हैं। तो यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट से आते हैं 77% रेवेन्यूज और बाकी के बचे हुए 23% रेवेन्यूज आते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट से। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी इंडिया में है, यूएसए में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, एशिया में है और यहाँ पे और भी ज़्यादा कंट्रीज में है। इसके अलावा अगर हम बात करें उन रेवेन्यूज के बारे में जो कि इन कंट्री से आते हैं, तो यहाँ पे इंडिया से आते हैं 46.92% रेवेन्यूज, यूएसए से आते हैं 29.54% रेवेन्यूज, यूरोप से आते हैं 12.41% रेवेन्यूज, एशिया से आते हैं 8.18% रेवेन्यूज, अफ्रीका से आते हैं 2.7% रेवेन्यूज और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आते हैं 0.20% रेवेन्यूज। इसके अलावा लोग एक चीज को काफी देखते हैं जो कि है इकोनॉमिक मोड। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक मोड के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली सोडा एश के सेगमेंट में और यहाँ पे कंपनी अपने कोर बिजनेसेस पे जो इनके मेन बिजनेसेस हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। इसीलिए यहाँ पे कंपनी ने जो इनका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट का बिजनेस था उसे कर्व आउट कर दिया है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, जो इनके सेगमेंट्स हैं, उन हर प्रोडक्ट में, हर एरिया में डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन है। इसी के साथ साथ ना ही कंपनी के पास कोई सिग्निफिकेंट कस्टमर बेस है और ना ही कंपनी के पास सप्लायर से बार्गेनिंग पावर की एडवांटेज है जो कि इन्हें काफ़ी डोमिनेंस प्रोवाइड कर सकती है मार्केट में। तो यहाँ पे कंपनी के पास कोई भी खास इकोनॉमिक मोट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो सोडा एश के प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी वॉलेटिलिटी फॉलो करते हैं। उसके पीछे के यहाँ पे 3 मेन रीजंस हैं। पहला है करेंसी फ्लक्चुएशन, दूसरा है कैपिटल एडिशन और तीसरा है कंपटीशन जो कि यहाँ पे इंपोर्ट से आता है। अब हम बात लेते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। पहला है जो एग्रो साइंसेस के बिजनेस है, उसमें कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन पे काफी फोकस कर रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी हाईली मार्जिन जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसी पे भी काफी फोकस कर रही है और ये मेनली होंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। दूसरा ये है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, कंपनी ने अपने जो कस्टमर प्रोडक्ट्स वाला सेगमेंट थी उसे यहाँ पे कर्व आउट कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट अभी हमें आगे भी रेवेन्यूज पे देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी के जो कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स थे उसे कंपनी ने डिले कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोबल डिमांड है उसमें अनसर्टेनिटी चल रही है। तीसरा ये है, यहाँ पे न्यूट्रिशनल साइंस की सेगमेंट में कंपनी ने अपने प्लांट के ट्रायल्स को शुरू किया था और उसने यहाँ पे क्वालिटी बेंचमार्क को रीच भी कर लिया था। बट यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन्स है उस पर एक इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी को मार्केटिंग पे काफी खर्चा करना पड़ रहा है। अब चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओर। इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाके जल्दी से फॉलो कर लेना क्योंकि यहाँ पे मैं इंस्टा और यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। वो सबसे ईजीएस्ट वे है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 14,872 करोड़, 2017 में थी 10,346 करोड़, 2018 में थी 10,269 करोड़, 2019 में थी 10,336 करोड़ और इस ईयर 2020 में 10,356 करोड़ हो गई। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2016 के बाद कंपनी के रेवेन्यूज में हिट आया था। उसके पीछे के ये रीजंस हैं। यहाँ पे 2016 के बाद कंपनी ने अपने नॉन कोर और जो लॉस मेकिंग बिजनेस थे उसे डाइवेस्ट किया था और यही रीजन है कि यहाँ पे 2016 के बाद कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो डिक्रीज होते आए हैं। बट अगर हम बात करें ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में -9% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि यहाँ पे पिछले 3 साल में -11% हो चुकी है। और यहाँ पे इस नेगेटिव ग्रोथ के रीजंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो 2016 में जो कंपनी के प्रॉफिट्स थे वो थे 770 करोड़, 2017 में थे 993 करोड़, 2018 में थे 2433 करोड़, 2019 में थे 1155 करोड़ और इस ईयर 2020 में 7006 करोड़ हो गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सीन है वो काफी डिफरेंट है। यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज में हिट आया है, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होती आई है और इसके पीछे के रीजन ये है, यहाँ पे कंपनी अब अपने जो मेन कोर बिजनेसेस हैं उस पर फोकस कर रही है और इसीलिए यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होते आ रही है। बट स्टिल यहाँ पे जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो काफी फ्लक्चुएटिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो थे 14%, 2017 में थे 20%, 2018 में थे 32%,
2019 में थे 17% और इस ईयर 2020 में 18% हो चुके हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते आ रहे हैं, बट एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यहाँ पे जैसे ही इनका जो कोर बिजनेस है उन पे टोटली फोकस हो जाएगा, यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और भी इंक्रीज होगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डिविडेंड पे आउट के बारे में, तो 2016 में जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट था वो था 33%, जो कि इस ईयर 2020 में 4% हो चुका है। और उसके पीछे के रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन पे काफी फोकस कर रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में। तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी की बोरोइंग्स थी वो थी 8400 करोड़, जो कि यहाँ पे 2020 में 7324 करोड़ हो चुकी हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो है 0.58, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रिसीवेबल डेज के बारे में, रिसीवेबल डेज मतलब इस तरह के बिजनेस में क्या होता है कि पैसा साथ के साथ नहीं मिलता। अगर आपने सामान आज सप्लाई किया है तो उसकी पेमेंट थोड़े दिन बाद होती है, और उस दिनों को हम रिसीवेबल डेज कहते हैं। तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के रिसीवेबल डेज थे वो थे 87 डेज, जो कि यहाँ पे 2020 में डिक्रीज होकर 55 डेज हो चुकी हैं, जो कि काफी अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कंपनी का नेट कैश है वो नेगेटिव दिख रहा है। उसके पीछे के रीजन से हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हैं, जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हैं, वो यहाँ पे कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पे काफी स्पेंड कर रही है, और यही रीजन है कि यहाँ पे जो कंपनी के नेट कैश फ्लोज हैं वो नेगेटिव दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मिस्टर आर मुकुंदन इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, और इन्हें यहाँ पे टाटा ग्रुप के साथ काम करते करते 26 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो है 35.47%, बट यहाँ पे अगर हम इसे कंपेयर करें लास्ट साल के क्वार्टर से वो थी 30%। तो यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हुई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें, तो अगर हम बात करें एफआईआईज के बारे में, तो यहाँ पे सितंबर 19 क्वार्टर में जो इनकी होल्डिंग थी वो थी 9.3%, जो कि रिसेंट क्वार्टर में इंक्रीज हुई थी, बट वो दोबारा डिक्रीज हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीआईआईज के बारे में, मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो सितंबर 2019 के क्वार्टर में जो इनकी होल्डिंग थी वो थी 38.8%, जो कि यहाँ पे डिक्रीज होकर सितंबर 2020 के क्वार्टर में 29.16% हो चुकी है, जो कि यहाँ पे भी डिक्रीज हुई है। अब फाइनली बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। क्या यहाँ पे कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है? यहाँ पे कंपनी लोअर वैल्यूएशन पे मिल रही है, बट यहाँ से मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो लोअर वैल्यूएशन है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इनके बिजनेसेस हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। यहाँ पे बिजनेस में काफी अनसर्टेनिटी है, तो यही रीजन है कि यहाँ पे कंपनी लोअर वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो ये थी एक एनालिसिस वीडियो इस कंपनी के ऊपर। यहाँ से मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी पे चाहते हैं या फिर किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।